तो बच्चों शुरुआत से अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो देखना आखिरी में आके आपको वैसे मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत से ही जो आप अपनी जड़ें हैं वो मजबूत कर लोगे। सोशियोलॉजी वो जो विषय है ना, वो एक आधुनिक विषय माना जाता है। इसी के वजह से बच्चों इसके अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इस सब्जेक्ट में मिल जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम इसी के बारे में, परिचय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए, वेलकम टू दी चैनल अड्डा यूपी बोर्ड। बच्चों मैं हूं आपका एजुकेटर सोशियोलॉजी का शाहरुख सर, और बच्चों मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं नए सेशन 2025-26 का बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस। और आज से ही बच्चों मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं आपकी सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो भी वन शॉट वीडियोस के अंदर, क्योंकि बच्चों अड्डा यूपी बोर्ड सबसे पहले आपको हर चीज की जानकारी प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ बच्चों मैं आपके लिए जो ये सेशन लेके आ रहा हूँ, ये सारे आपको हेल्प करेंगे उन सभी बच्चों को जो नए नए अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों शुरुआत से अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो देखना आखिरी में आके आपको वैसी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत से ही जो आप अपनी जड़ें हैं वो मजबूत कर लोगे। तो जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि है सबसे आसान लेसन। यानी सोशियोलॉजी का अगर सबसे इजीएस्ट लेसन माना जाता है वो यही वाला है, जो कि है भारतीय समाज का परिचय। इस लेसन के अंदर बच्चों आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी जो आप आने वाले सभी लेसनों के अंदर बात करने वाले हो, जानने वाले हो, उन्हें समझने वाले हो। ठीक है, तो भारतीय समाज, आपने अपनी क्लास 11 के अंदर जो सोशियोलॉजी को पढ़ा था वो तो एक अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि उसका एक समाज शास्त्र का एक बोध था, जो आपकी दूसरी बुक थी, और पहली बुक आपका एक परिचय था। अब जो आप दूसरी बुक पढ़ रहे हो ना, उसमें मुख्यतः तौर पे आप भारत के समाज शास्त्र के बारे में पढ़ोगे। एक चीज की जानकारी मैं देता हूं बच्चों, जो समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी, वो जो विषय है ना, वो एक आधुनिक विषय माना जाता है। इसी के वजह से बच्चों इसके अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इस सब्जेक्ट में मिल जाते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब मुख्यतः तौर पे आपका सारा फोकस किसके पे रहेगा? इंडिया की सोशियोलॉजी के ऊपर, भारत के समाजशास्त्र के ऊपर। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम इसी के बारे में, परिचय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि आखिरकार समाज क्या होता है। देखिए मैं आपके लिए बिल्कुल अलग अलग तरीके से जो कंटेंट है वो रेडी करूंगा, ताकि आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूं। तो मेक श्योर आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको हर एक टाइप की वीडियो, आपके आने वाले समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, शॉर्ट्स वीडियो, सारी चीजें आपको मिलेगी। कंटेंट की कोई भी कमी नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीके से। और साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे वो टाइम टू टाइम आपके क्लियर होते रहेंगे। पहली बात तो डाउट होंगे ही नहीं, क्योंकि हम इसलिए ही तो बैठे आपके लिए कि बच्चों आपको बिल्कुल आसान भाषा में कवर करा सके। तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो है वो मुख्यतः तौर पे बता देता हूं कि आपको टर्म्स के बारे में ही जानना है। तो पहली जो टर्म्स आती है वो समाज के बारे में। अब देखिए हम सब किसका हिस्सा है? हम सब समाज का ही तो हिस्सा है बच्चों। अब बात की गई है कि समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। ये बिल्कुल सही बात है। यह सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है, तो इसीलिए ये एक सामाजिक संबंधों की एक संस्था भी कहलाई जा सकती है, जिसके अंदर रीति रिवाज, अधिकार, सहयोग, नियंत्रण आदि तत्वों का एक तरीके से मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये तो समाज होगी। तो मुख्यतः तौर पे हम सभी समाज के अंदर रहते हैं, निवास करते हैं, और हम एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ने का काम करते हैं। देखिए हम बात करें समाजशास्त्र की, तो अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा, जो कि है समाजशास्त्र। तो कक्षा 11 के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है। अब ये जो सामाजिक संबंधों का जो जाल है वो क्या कहलाता है? देखिएगा, ये जो जाल जो है बच्चों, सामाजिक संबंध किसके है? सामाजिक संबंध के बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बात हो रही है। तो जब भी अब ये चीज आएगी ना, तो आप मान लीजिएगा कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ जो भी हमारे संबंध होते हैं, अब ये संबंध बच्चों सकारात्मक दृष्टि से भी हो सकते हैं और नकारात्मक दृष्टि से भी हो सकते हैं। सकारात्मक दृष्टि से जिसके अंदर प्रेम, विवाह, बिल्कुल खुश रहने वाले, कुछ ऐसे भी होते हैं ईर्ष्या, जलन वाले, घृणा वाले, हर एक टाइप के। क्योंकि हम सभी कहाँ निवास करते हैं? समाज के अंदर। और हम एक दूसरे से किसी ना किसी, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से हो, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जो कहते हैं ना कि यार मैं तो अकेला ही काफी हूं, अकेला की नहीं बात होती है। वो एक तथ्य हो सकता है, एक मिथ हो सकता है,
कि अकेला काफ़ी मोटिवेशन के तौर पे, लेकिन देखिए समाज के ऊपर हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पे निर्भर करते ही है, क्योंकि समाज शास्त्र इसी के बारे में बताता है कि ये जो है वो एक सामाजिक संबंधों का जाल है। क्या बात बता रहा है कि समाज शास्त्र वह विषय है जिसमें समाज और उसमें रहने वाले लोगों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, क्योंकि ये नया विषय है और अध्ययन को थोड़ा अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करता है। ये हमें बताता है कि लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसमें वही चीज हो जाएगी, और उनके रीति रिवाज क्या होते हैं और वो कैसे सोचते हैं, और साथ ही साथ समाज में उनमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। ये सारी प्रक्रिया किससे गुजरती है बच्चों? समाज शास्त्र से गुजरती है। ठीक है, समाज शास्त्र के जनक कौन है? आपसे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब आप क्लास 11 पढ़ के आए तो अब तक तो आपको पता ही चल चुका होगा। ये महाशय देखिएगा कौन है, ये जो महाशय है उनका नाम है अगस्त कोम्ते। तो अगस्त कोम्ते एक, वैसे तो ये बहुत फील्ड में फेमस रहे हैं, लेकिन जब समाजशास्त्र की बात आती है तो मुख्यतः तौर पे इनका नाम जुड़ जाता है। तो अगस्त कोम्ते, जिनका टाइम पीरियड ये दे रखा है जन्म और मृत्यु का, वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक कौन होते हैं जो बड़े गहन अध्ययन करते हैं। वो एक दार्शनिक फिलोसफर थे, साथ ही साथ वो एक समाजशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। और एक ही साथ है उन्होंने प्रत्यक्षवाद, जिसे पॉजिटिविज्म के नाम से जानते हैं, उसका सिद्धांत भी दिया था, और उनके विचारों ने समाजशास्त्र के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। और आज के समय बच्चों समाजशास्त्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रचलित विषयों में से रहा है, जिसके बारे में आए दिन कोई ना कोई नई जो अध्ययन है, शोध है, वो होते ही रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा सामाजिक संरचना। बस इसके अंदर देखो, हम परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपना परिचय कैसे दोगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं इस जगह पे रहता हूँ, मेरे घर में ये है जने हैं, मैं ये काम करता हूँ, मेरी ये चीज़ को पसंद है। तो समाजशास्त्र का परिचय भी तो इसी के बारे में कि इसके अंदर आ क्या क्या रहा है। तो जो समाज से संबंधित चीज़ें वही तो चीज़ें आएगी परिचय के अंदर। तो एक अगली आती है सामाजिक संरचना। तो संरचना के बारे में बात करते हैं, क्या बताया गया है। तो देखिए, समाज के अलग अलग हिस्सों और नियमों का एक सुव्यवस्थित जब भी बात आती है, यानी कि बहुत अच्छा, एक होता है शासन, रूल करना, एक होता है सुशासन, यानी कि गुड गवर्नेंस, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से काम करना। सुव्यवस्थित ढांचा है जो यह तय करता है कि लोग कैसे आपस में जुड़े रहते हैं और उनके जो व्यवहार होते हैं, तौर तरीके, वो किस प्रकार के होते हैं। एक बार हम सामाजिक संरचना को और थोड़ा उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सारी जो है वो सामाजिक संरचना है, ये जो सारी है वो बच्चों सामाजिक संरचना है, एक एक करके। जैसे विभिन्न समूह, अब विभिन्न समूहों के अंदर बच्चों परिवार, जाति, धर्म, समुदाय, गांव, शहर सभी आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, समूह है। परिवार भी एक समूह है, जाति भी एक समूह है, धर्म भी, समुदाय भी, गांव भी, शहर भी। उसी तरीके से अगर हम संस्थाओं की बात करें तो शिक्षा एक संस्था है, विवाह एक संस्था है, सरकार, अर्थव्यवस्था, धर्म, ये सब संस्थाएं के उदाहरण है। भूमिकाएं की बात करें समाज के अंदर बच्चों, शिक्षक की भूमिका है, आप अगर हमें सपोर्ट दोगे तो हम आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते रहेंगे। डॉक्टर की सुविधाएं, माता पिता का स्थान, पुलिस की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें होती है, मतलब भूमिकाएं के तौर पे। सामाजिक नियम की बात करें तो बड़ों का सम्मान करना, ये भी एक सामाजिक तौर तरीके है। उसी तरह ट्रैफिक नियम को मानना, देश के कानून को मानना। सामाजिक मूल्यों की बात करें तो देखो, हर एक व्यक्ति आदर्श व्यक्ति कहलाना चाहिए, क्योंकि राज्य का विकास तब होता है जब व्यक्ति आदर्श माने जाते हैं। तो इसमें ईमानदारी, सहयोग, न्याय जैसी परंपराएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, सामाजिक संरचना के आधार पर देखी जाती है। उसके बाद देखते हैं अगला है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों ज़रूरी है। ये आप ऐसे ही मान सकते हो, अगर आप ये क्लास ले रहे हो, अटेंड कर रहे हो, आपके लिए विषय पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या ऐसा खास है इसके अंदर। देखो, खास तो बहुत कुछ है, हर एक विषय अपने आप में खास होता है। उसी तरह हर एक व्यक्ति भी अपने आप में खास होता है। आप में कोई ऐसी खासियत हो सकती है जो मैं नहीं जानता, वो आप बेहतर तरीके से जानते हो। समय आने पे वो चीज़ें सबको दिख ही जाती है। तो समाजशास्त्र का अध्ययन हमें इस वजह से भी करना चाहिए। उन सबके रीज़न ये है, क्या क्या है। देखिए, समाजशास्त्र समाज और उसमें रहने वाले लोगों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और ये समाज को बेहतर ढंग से, यानी कि अच्छे तरीके से समझने और उसमें होने वाले बदलावों को पहचानने में मदद करता है। अब वो कैसे करता है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमें इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें समाज की बहुत अच्छे से समझ हो जाती है। जब हमें समाज की समझ हो जाती है
तब हम सामाजिक समस्याओं को पहचान पाते हैं और उन्हें हल कर पाते हैं। आधुनिक समय में बच्चों जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार थे, जो नेता रहे, अभी आगे वाले विषयों में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय हो, महादेव गोविंद रनाडे हो, दयानंद सरस्वती जी हो, इन सभी ने समाज में फैली हुई जो समस्याएं थी उनको हल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी तरीके से सामाजिक संबंधों को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, साथ ही साथ समाज में जो बदलाव है वो किन किन तरीकों से लाया जा सकता है, नए नए अवसर क्या क्या हो सकते हैं प्रगति के, विकास के, और न्याय और समानता किस प्रकार से लोगों तक सही तरीके से पहुंच सकती है, ये जो सारी चीजें हैं वो हमें समाजशास्त्र के अंदर जानने को मिलती है। क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसी जननी है जिसके अंदर राजनीतिक विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, सभी का मिश्रण घुल मिला के हमें ये विषय दे ही देता है। इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक आप पढ़ोगे जो आपके अदर विषयों के अंदर आते हैं, लेकिन आपको इसमें भी पढ़ने को मिलेंगे। कहने को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा ये आपका सब्जेक्ट है। 11th क्लास में आप पढ़ ही लिए थे, 12th क्लास में ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि बच्चों इसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे इंडिया यानी कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सारी जो घटनाएं हैं, उदाहरण है, वो भारत के संदर्भ में दिए गए हैं, तो इसलिए और हमें समझने में ज़्यादा रुचि होती है। अगला देखिए, भारतीय समाज में बदलाव। तो बदलाव क्या है? प्रकृति का एक नियम है, हर एक समय के अंदर बदलाव आया। प्राचीन समय में बदलाव आया, मध्यकालीन आया, मध्यकालीन समय में बदलाव आया, तो आधुनिक समय आया। आधुनिक समय में हर एक दिन बदलाव आ रहे। सबसे तीव्र गति जो है बच्चों वो आधुनिकीकरण की है। हर एक नए दिन नया नया एक इन्वेंशन होता ही रहता है। तो यहाँ पे हम समाज में बदलाव की बात करें तो समाज के अलग अलग हिस्सों, नियमों का एक सुव्यवस्थित ढांचा जो यह करता है कि लोग कैसे आपस में जुड़े रहते हैं और वो कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। अगर हम बदलाव की बात करें तो देखिए कुछ ऐसे उदाहरण यहाँ पे दिए गए जिसके अंदर हमें बदलाव देखने को मिले। पहले का एग्जाम्पल हम देखते हैं परिवार को लेकर। बच्चों आज के समय हमें क्या चीजें देखने को मिलती है? पहले के समय में संयुक्त परिवार, पहले के समय में संयुक्त परिवार जो थे, यहाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए। पहले के समय जो थे संयुक्त परिवारों का बोलबाला होता था जिसमें दो या दो से ज़्यादा पीढ़ी जो थी वो एक साथ रहती थी। जैसे बेटा बेटी, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, सब एक साथ रहते थे। ये संयुक्त परिवार जो बड़े परिवार होते थे। इसके अंदर भी एक और परिवार था विस्तृत, जो कि संयुक्त का ही एक भाग होता था। अब क्या हो रहा है बच्चों? बदलाव के तौर पे अब एकाकी परिवार का ज़्यादा बोलबाला रहा है। एकाकी परिवार जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, एकाकी परिवार को केंद्रीय परिवार भी कहते हैं। लिख देता हूँ, आपके आने वाले समय में सारी चीज़ें काम ही तो आएगी, हालांकि हम आगे से भी पढ़ेंगे। केंद्रीय परिवार ये वो परिवार होते हैं जिसमें एक जनरेशन ही एक साथ रहती है, जैसे मम्मी पापा, बेटा बेटी, बस इतना ही होता है। और ये ज़्यादा शहरों में देखने को मिलते हैं, जबकि जो संयुक्त परिवार है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा हमें इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि लोगों के काम करने के तरीकों में बदलाव आ चुका है। पहले भारत ज़्यादा कृषि के ऊपर निर्भर था, आज उद्योग और फिर शहरीकरण, निजीकरण, नगरीकरण, ये सारी प्रक्रिया आ चुकी है, जिससे क्या लोग विस्तृत तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ने की वजह से वो जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा का ज्ञान बढ़ रहा है, तकनीक बढ़ रही है, लोग आपस में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी कि वो कम दायरे में रहना चाहते हैं, एक पीढ़ी के साथ रहना चाहते हैं। इस तरीके से बच्चों पारिवारिक संस्था में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि परिवार की संस्थाओं में हमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो हुआ था एग्जाम, उसके अंदर एक क्वेश्चन भी आया था कि कितने तरीके के परिवार होते हैं। 3 तरीके के होते हैं, संयुक्त परिवार होता है, एकाकी परिवार होता है और एक विस्तृत परिवार होता है। ये भी आप याद रख लीजिए। महिला सशक्तिकरण, पहले के समय में क्या था कि महिलाओं का जीवन 4 दीवारी तक सीमित है, महिलाओं के साथ ज़्यादा शोषण किया जाता है, फैक्ट्रियों कारखानों में भर भर के उनसे काम कराया जाता है, वेतन के मामले में कम से कम मजदूरी जाती है। लेकिन आज एक ऐसा शब्द इनके साथ जुड़ चुका है जो कि है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे महिलाओं को बढ़ावा देना कौन से क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में। इसी को ध्यान में रखते कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिसमें एक विचारधारा बनी, नारीवादी विचारधारा, बहुत ही फेमस है। कौन सी है बच्चों? नारीवादी। अभी हाल ही फिलहाल में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी गया है ना। हाँ, तो महिला सशक्तिकरण, ये सारी चीज़ें पहले और आज के समय में बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर अंतर देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर आज महिलाएं पढ़ रही है, लिख रही है, ऊंचे से ऊंचे अवसर प्राप्त कर रही है। कोई भी क्षेत्र ले लीजिएगा, हर एक क्षेत्र के अंदर उनका योगदान जो है वो महत्वपूर्ण
होता ही जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो देखो आज का आधुनिकीकरण शिक्षा की छाप देता है, इस वजह से जो है गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है वो शिक्षा के महत्व को समझता है। तो शिक्षा के अंदर भी परिवर्तन आ रहे हैं और साथ ही साथ वैश्वीकरण, जैसे क्या होता है कि पूरा पहले के समय पे हमें दूसरे देशों की जो चीजें थी वो नहीं मिल पाती थी। आज के समय आप अपने आसपास के कोई भी स्टोर पे मॉल में जाओगे, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े प्रसिद्ध ब्रांड है वो आपको आराम से आपके देश के अंदर मिल जाएंगे। आपके पास जो पहले अवसर नहीं थे वो आप भर भर के आ चुके हैं। ये सारा का सारा जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो किसे जाता है? वो वैश्वीकरण को जाता है, जिसके अंदर एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के साथ जुड़ जाती है। तो ये सारे बच्चों हमारे भारतीय समाज में होने वाले बदलाव है। आगे बच्चों इसके बाद आता है उपनिवेशवाद। तो देखो ये वाद क्या होता है? वाद एक विचारधाराएं होती है, वाद एक विचारधारा होती है, जैसे राष्ट्रवाद, जैसे साम्राज्यवाद, जैसे पूंजीवाद, जैसे साम्यवाद, जैसे समाजवाद, जैसे क्षेत्रवाद, जैसे उपनिवेशवाद, जैसे साम्राज्यवाद। ये सब क्या है? वाद है। इसको इंग्लिश में इज्म कहते हैं। नेशनलिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनाइजेशन, ये सारी जो चीजें होती है विचारधारा होती है। उपनिवेशवाद भी बच्चों एक ऐसी ही विचारधारा है जिसके अंदर क्या होता है कि इसका मतलब है कि एक शक्तिशाली देश का किसी कमजोर देश के ऊपर कब्जा करके अपने नियंत्रण में लेना और उसके संसाधनों का शोषण करना। यह आमतौर पर आर्थिक लाभ, राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर सबसे पहले उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इसलिए आई थी ताकि वो व्यापार कर सके। उसे व्यापार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। उसने यहाँ के राजाओं के साथ संबंध बनाए और राजाओं ने उनको अनुमति दी व्यापार करने की। व्यापार करते करते वो आर्थिक क्षेत्र में इतने मजबूत हो गए कि अपनी सेना तक को भी यहाँ बुलाने लग गए। फिर धीरे धीरे देश के आर्थिक स्तर से उठ के उन्होंने राजनीतिक सामाजिक स्तर के ऊपर भी अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया और उपनिवेशवाद से बढ़ के वो साम्राज्यवाद, यानी कि अब देश में बैठे बैठे की जगह अब हमारे देश में बैठ के हमारे पर राज करने लग गए और पूरे 150 से 200 साल भारत के ऊपर राज किया। वो शुक्र है उन सभी राष्ट्रवादी नेताओं का जिन्होंने इतने लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाई। ठीक है, तो ये प्रक्रिया उपनिवेशवाद की कहलाई जाती है। आगे बच्चों सांप्रदायिकता। देखो सांप्रदायिकता भी एक विचारधारा है, सांप्रदायिकवाद, जिसे हम कम्युनलिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये एक नकारात्मक दृष्टि की होती है। नकारात्मक दृष्टि की कैसे होती है? इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर, जब भी आप सांप्रदायिकता जैसा शब्द सुनो, नकारात्मक तरीके से सोचना, मतलब इसके बारे में नकारात्मक तरीके का विचार बना लेना, क्योंकि ये धर्म के आधार पर समाज को क्या करती है? बांटने का काम करती है और लोगों के बीच में नफरत। तो ये बांटना, ये नफरत, ये सब क्या है? सकारात्मक वर्ड नहीं है, ये नकारात्मक होते हैं। जब कोई व्यक्ति या समूह या राजनीतिक दल धर्म का इस्तेमाल करके लोगों में दुश्मनी या अलगाव पैदा करता है तो इस प्रक्रिया को सांप्रदायिकवाद कहते हैं। और सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज है जो समाज को पूरी तरह बिखेर के रख देती है और समाज के अंदर जो आपसी भाईचारा है उसे तोड़ कर रख देती है, क्योंकि ये झूठ अफवाहों के ऊपर ज़्यादा आधारित होती है, जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने धर्म या जाति को सर्वोपरि मानता है और दूसरे धर्म या जाति से एक तरीके से ईर्ष्या, घृणा या फिर नफरत करने लग जाता है और उसे ऐसा लगता है, उसके दिमाग के अंदर एक ऐसा विचार प्रकट हो जाता है जिसे पूर्व कल्पित विचार कहते हैं, कि उसके किसी संबंधी ने या उसके किसी समूह ने उसके बारे में, किसी दूसरे धर्म या जाति के बारे में उसे ऐसे बताया, जबकि उस व्यक्ति ने खुद उस धर्म या जाति के बारे में ना जान के सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास कर लिया और अपने अंदर घृणा पैदा कर ली। तो ये जो प्रक्रिया वो सांप्रदायिकता की कहलाई जाती है। इसके कारण अगर हम देखें तो क्यों लोग आखिरकार सांप्रदायिक होते हैं, तो हर एक चीज़ के पीछे कुछ मकसद होता है। तो इसका भी कुछ है, जैसे पहला है धर्म का राजनीतिकरण। अक्सर जो नेता लोग होते हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो सांप्रदायिकता की राजनीति इस वजह से करते हैं कि उन्हें किसी विशेष समुदाय या जाति का समर्थन मिल सके और मतदान के समय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके ताकि वो सत्ता को हासिल कर सके। दूसरा है अज्ञानता और गलतफहमियाँ। बहुत सारी अज्ञानता, लोग अपने तरीके से ज्ञान को हासिल नहीं कर पाते, सुनी सुनाई बातों के ऊपर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जो गलतफहमी होती है उसे सच्चाई मानने लग जाते हैं, ये भी एक कारण हो सकते हैं। इतिहास की घटनाएं, जो इतिहास है उसे तोड़ मोड़ के सामने आज के समय के रखा जाता है ताकि लोग और ज़्यादा उग्र तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करें। जो इतिहास सही लिखा हुआ है उसको तोड़ मोड़ के बदल के करने की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के अंदर छुपी होती है। असमानता और आर्थिक समस्याएं की वजह भी एक क्या है? सांप्रदायिकता जन्म ले रही है।
और सोशल मीडिया जैसी अफवाहें, हर एक झूठी खबर जो है सोशल मीडिया पे 10 जगह घूमती है, 11वीं जगह आपके पास आती है, आपको लगता है कि वो सच है और जबकि हकीकत में वो सच नहीं है। तो उसके लिए जागरूकता का पैदा होना और खुद की समझ पैदा करना इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इंटरनेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें सच मिलेगी वहाँ पे। अब भाई सांप्रदायिकता लोग कर तो लेते हैं लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। क्या गहरा पड़ता है प्रभाव, वो देख लीजिएगा। सबसे पहला भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, भारत के अंदर कुछ हमारे ऐतिहासिक स्तर पे दंगे भी हुए सांप्रदायिकता के कारण, हिंसा दंगे। दूसरा है जो है भारत को, जो भारत की राष्ट्रीय एकता है, क्योंकि भारत ना एक विविधता वाला देश है। कौन सा देश है बच्चों? एक विविधता वाला। अब विविधता वाला देश होने की वजह से बच्चों भारत के अंदर धर्म, जाति और पहनावा, रीति रिवाज बहुत ज़्यादा उसके अंदर विविधताएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर जगह पे आपको बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। इसकी वजह से क्या होता है, जब सांप्रदायिकता जैसी चीज़ें फैलती है समाज में तो ये जो विविधता है इसको नुकसान पहुंचता है, यानी कि उसको ठेस पहुंचती है। और ये ठेस पहुंचने की वजह से जो राष्ट्रीय एकता होती है उसमें नुकसान होता है। आर्थिक नुकसान होता है, जब दंगे फसाद होते हैं तो लोगों की मृत्यु, संसाधनों का नष्टीकरण और उस देश के प्रति एक नकारात्मक सोच पैदा होती है, जिससे विदेशी कंपनी भी भारत में नहीं आती है, रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते, गरीबी फैलती है, असमानता बढ़ती है, ये सब दिक्कत है। सामाजिक विभाजन होने लग जाता है, समाज एक एक ग्रुप में अलग अलग तरीके से बंटने लग जाता है, एक दूसरे से नफरत करने लग जाता है, जिससे कि एकता पूरी तरह खत्म भी होने लगती है। और राजनीतिक अस्थिरता होती है कि आज किसी एक ने आपको भड़काया और आपने उसका साथ दे दिया, फिर कोई कल दूसरा आएगा वो भड़काएगा, आपने फिर उसका साथ दे दिया, तो इससे क्या होगा कि राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, कोई भी सही तरीके से काम नहीं कर पाता। चलो, हमने सारी चीज़ों के बारे में जान लिया। तो हर एक समस्या का समाधान होता है, तो इसके उपाय क्या है? अगर आप सांप्रदायिक राजनीति से या सांप्रदायिकता से बचना चाहते हो तो इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय है, तो पहली चीज़ क्या है बच्चे? सबसे पहली चीज़ है शिक्षा और जागरूकता। आप सबसे बेहतर एक आने वाली जनरेशन हो, आप अच्छा पढ़ोगे, लिखोगे, चीज़ों को सही तरीके से समझोगे, जानोगे, खुद से भी जानोगे, ये आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप ऐसी नकारात्मक दृष्टि से दूर रह सके। तो शिक्षा और जागरूकता का होना ज़रूरी है। लोग सांप्रदायिकता जैसी चीज़ों को ना फैलाए, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखिए, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष है। और इसका मतलब ये होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, सभी धर्मों को सम्मान दर्जा देगा, वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। वो प्रक्रिया धर्मनिरपेक्ष या एग्जाम में पंथ निरपेक्ष के नाम से आ सकती है। चौथा है मीडिया की जिम्मेदारी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है बच्चों, और मीडिया आज के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। मीडिया जैसा दिखाती है लोग उसी तरीके से राय करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता बहुत से लोगों के पास कि वो उस चीज़ के बारे में रिसर्च करें, क्योंकि आए दिन हज़ारों न्यूज़ आती रहती है। अब उसमें से कितनी सारी न्यूज़ जो होती है वो गलत होती है, वो उसका पता तब लगता है जब तक परिणाम निकल चुके होते हैं। तो ये वही बात होगी है कि भैया आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ जब ज़रूरत थी तब तो कोई आया नहीं, जब आपकी ज़रूरत पूरी हो चुकी तब सब कोई आ रहा है कि हम आपकी मदद करते हैं। न्यूज़ कभी ऐसी होता है कि न्यूज़ इतनी गलत कभी कभार आ जाती है कि लोग उसके ऊपर जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर कभी कभार ऐसा होता है अमल भी हो जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि वो न्यूज़ गलत थी। तो सही टाइम पे सही तरीके से अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए तो इसके अंदर सुधार पाया जा सकता है। और सामाजिक समरसता, इसका मतलब होता है कि आपसी भाईचारा बनाए रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं बच्चों, अगला है हमारा जातीय समूह। जातीय समूह क्या होता है? तो जातीय समूह ऐसे लोगों का समुदाय होता है जो एक ही भाषा, संस्कृति, परंपरा, धर्म, इतिहास, भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, और ये समूह अक्सर अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं और समाज में विशिष्ट रीति रिवाजों का पालन करते हैं, क्योंकि जाति एक वो पहचान है जो प्रदत्त तौर पे मिलती है। किस तौर पे मिलते हैं बच्चों? प्रदत्त। अब प्रदत्त का मतलब क्या होता है? जो जन्म आधारित होते हैं, बिना किसी योग्यता के, बिना किसी योग्यता के, बिना किसी योग्यता के। ठीक है, आगे हमारा एक और टर्म्स आता है, वो है समुदाय। अब ये समुदाय क्या होता है? तो समुदाय मतलब कम्युनिटी होती है। तो समुदाय लोगों का समूह ही तो होता है जो किसी न किसी सामान्य विशेषता से जुड़े होते हैं, कि भाई मैं इस समुदाय से आता हूँ, मैं इस समुदाय से आता हूँ। इसका मतलब वो ये बताना चाहते हैं जिनकी अपनी एक समान भाषा है, संस्कृति है, धर्म है या परंपरा है। एक स्थान हो सकता है, गाँव, शहर, क्षेत्र, या फिर एक समान रुचि हो सकती है, या काम हो सकता है, या फिर उद्देश्य हो सकते हैं।
वो सब क्या है, समुदायों के ही तो लक्ष्य है। उसके बाद आता है सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग क्या होता है, सोशल क्लास। तो समाज के लोगों का ऐसा समूह जो आर्थिक तौर पे, आर्थिक स्थिति, पेशा स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर एक सम्मान होता है। और ये वर्ग जो होता है वो समाज में लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। वो कैसे, उदाहरण से समझते हैं। सामाजिक वर्ग की अगर हम बात करें तो मुख्यतः तौर पे वो हमें 3 तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है उच्च वर्ग। आर्थिक स्थिति पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उच्च वर्ग में होते हैं, जिनके पास अपनी अच्छी खासी क्या होती है, संपत्ति होती है, जिसकी वजह से उनका समाज में जो स्थान होता है वो उच्च होता है, क्योंकि देश में पूंजी का बोलबाला है। उसके बाद होते हैं मध्यम वर्ग। आज के समय सबसे ज़्यादा पूरे भारत में कौन है, मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग भी 2 भागों में बटा है, एक उच्च और एक निम्न। कोई कहता है कि वैसे मध्यम वर्ग में कोई उच्च और निम्न नहीं होता, मध्यम वर्ग ही कहलाते हैं। लेकिन मुख्यतः तौर पे हम देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे मिडिल क्लास होते हैं जो अपर से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे मिडिल क्लास होते हैं जो लोअर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा वर्ग होता है वो निम्न वर्ग कहलाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला है बच्चों गांवों में वर्गों का प्रकार। तो आप जानते हो गांव के अंदर भी वर्गों का अलग अलग प्रकार देखने को मिलता है। जैसे गांव के अंदर हमें जमींदार सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जमींदार कौन होते हैं, जमींदार बच्चों वो होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। क्यों शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ खास चीज़ें होती है। सबसे पहले जमींदार को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास भूमि होती है, ज़मीनें होती है, ठीक है। और इसकी वजह से उनके पास अच्छी खासी संपत्ति भी होती है। और उन संपत्ति के मामले से ही ये क्या करते हैं, किराए पर भी देते हैं, उसका किराया लेते हैं। पैसा होने की वजह से ये ब्याज पे पैसा भी देते हैं किसानों को, ठीक है। तो ये सबसे शक्तिशाली होता है। उसके अलावा दूसरा आता है किसान वर्ग, जो अपनी रोजी रोटी कमाने की वजह से क्या करता है, कृषि करता है, कृषि निर्वाह करता है। और तीसरा जो वर्ग होता है वो होता है श्रमिक वर्ग, जिसे हम लेबर कहते हैं। तो गांव में हमें अलग अलग प्रकार के वर्ग देखने को मिलते हैं। तो यही था बच्चों हमारा समाजशास्त्र एक परिचय के तौर पे। बड़ा देखो कितना आसान सा है, मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बताया जो इससे बाहर हो। सारी जो चीज़ें वो एक परिचय के तौर पे ही है। हमने सारे परिचय ही पढ़े, सामाजिक वर्ग हो गया, या फिर ये सामाजिक न्याय हो गया, गाँव के प्रकार हो गए, नगर के प्रकार, समाज क्या है, समुदाय क्या है, ये सारे काफ़ी कॉमन से है। आने वाली क्लासेस में बच्चों ये सारी चीज़ें आपको ऐसे भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इस लेसन को अच्छे से समझ गए हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आने वाले लेसन के अंदर से बहुत सारे उदाहरण आएंगे, बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो इससे मैच करेंगे। क्योंकि ये एक परिचय के तौर पे था, तो आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। होप सो कि बच्चों आपको ये जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक हैशटैग मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो पीछे यहाँ पे हट गया, वो हैशटैग आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बच्चों मैं अपने बच्चों को नाम देता हूँ, आज से मैं आपके अपने जो आप नए सेशन वाले हो, इससे पहले वालों को दिया था, हमेशा हर एक नए सेशन वाले बच्चों को मैं ज़रूर नाम देता हूँ। इस हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी अगर मेरी वीडियो देखनी है तो इस हैशटैग का डायरेक्ट यूज़ करोगे तब भी आ जाएगा, आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होगी। तो बच्चों मैं आपको एक प्यारा सा नाम देता हूँ, वो है SRK सर के वीर योद्धा। तो बच्चों ये हैशटैग है SRK सर के वीर योद्धा, ठीक है। तो आप मेरे वीर योद्धा हो, और आपका जो असली इम्तिहान है अभी से ही शुरू हो जाता है। खूब मेहनत करनी है अच्छे तरीके से। MCQ क्वेश्चन हो, अति लघु हो, अति हो, या फिर दीर्घ हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। पेपर की पूरी गारंटी लेता हूँ बच्चों कि अगर आपका पेपर इधर से उधर हो जाए तो कह देना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में बच्चों आपका क्लास 12 वाले बच्चों का ही पेपर गया था, वो भी एक इसी तरह आया था। और हमारा सारा जो फोकस होता है वो होता है कि हम हर एक टॉपिक को कवर करके जाए, फिर एग्जामिनर क्या ही आपसे बाहर पूछ लेगा। तो इसलिए इतना आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके सर के पास है तो आपके पास भी होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।